हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जहां हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकेबलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। Hello everyone. So in this video we will be discussing important current affairs for 1st and 2nd of May. The session will be quite interesting, so do pay attention till the end. Let's start. First is Department of Ministry और Department of Port Shipping and Waterways, इन्होंने अप्रूव किया विजहिंजम पोर्ट जो कि केरला में है, ऑपरेटेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट एज इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। तो ये पोर्ट किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के द्वारा ऑपरेट किया जाता है, करेक्ट। एंड ये काम करता है बेसिकली ट्रांसफर ऑफ कार्गो बिटवीन शिप्स। इनकी इनिशियल फेज जो टारगेट रहेगा कैपेसिटी का वो है 1 मिलियन टन्स ऑफ फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स एंड इनका जो बेसिकली जो सब्सिक्वेंट फेज रहेंगे आने वाले फेज में ये 6.2 मिलियन
फुट इक्विवेलेंट यूनिट्स को यहाँ पे ऐड करने की बात करते हैं, राइट। इसके अलावा फिर यहीं पे याद रखेंगे अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये ऑर्गेनाइजेशन रहेगी। फिर इसी के अलावा बात करें इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की, करेक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने यहाँ पे अप्रूव किया प्रपोजल फॉर इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को टू टेक ओवर द ऑपरेशंस ऑफ सितवे पोर्ट, ठीक। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी की बात करें तो इन्होंने डीपी वर्ल्ड ने, जो कि एक ग्लोबल लॉजिस्टिक ऑपरेटर है, इन्होंने जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी के साथ एक एमओयू साइन किया। ये जो एमओयू है 20,000 करोड़ का ये एमओयू रहेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वाधवन पोर्ट जो महाराष्ट्र में है, ऑफ द वाधवन पोर्ट जो कि महाराष्ट्र में रहेगा। एल&टी शिपिंग लिमिटेड की बात करें तो यूके के डिफेंस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने यहाँ पे इनके साथ पार्टनर किया ताकि इनके जो रॉयल फ्लीट ऑक्सिलरी शिप्स हैं जैसे RFA आर्गस एंड RFA लाइम बे, इनके जो रिपेयर्स होंगे वो L&T शिप बिल्डिंग लिमिटेड करेगा, राइट। और ये मार्च की न्यूज़ है, करेक्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी वाली ये नवंबर की न्यूज़ है। इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड की बात करें तो ये अप्रैल में ये डिसीजन आया था ऑफ सितवे पोर्ट, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं अडानी के विजनजेम पोर्ट जो कि केरला में है, अप्रूव किया है इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, करेक्ट। और ये ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का काम बेसिकली क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कार्गो फ्रॉम लार्ज वेसल टू द स्मॉलर वंस। नेक्स्ट, इंडिया का पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन, या फिर हम बोलें, मैंने आंसर ही बता दिया, यूएन्स फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI हेल्ड अंडर विच कंट्रीज लीडरशिप इन न्यूयॉर्क USA। तो हमारे इंडिया के द्वारा यहाँ पे ये इंडिया की लीडरशिप के अंडर यूएन का पहला फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ था। देखो इंडिया का जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जो इंडिया ने एक फ्रेमवर्क डेवलप किया है, करेक्ट। डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इंडिया की पॉपुलेशन को कैटर करना, वेरियस सर्विसेज प्रोवाइड करना, तो सिमिलर तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी की कंट्रीज ग्लोबली उनको इम्प्लीमेंट कर सके, अपनी कंट्रीज के पॉपुलेशन में सर्विस प्रोवाइड करने का काम कर सकें यूजिंग डिजिटाइजेशन। अब इंडिया स्टैक है, जैसे इंडिया स्टैक में क्या जाता है, ई-सिग्नेचर, राइट, आधार कार्ड, UPI, डिजीलॉकर जहां पर आप अपने सारे डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं इन ऑनलाइन फॉर्मेट। तो ये सारे जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको बाकी कंट्रीज भी अडॉप्ट कर सकें, ऐसा ही सिमिलर काइंड ऑफ फ्रेमवर्क बाकी कंट्रीज भी ला सकें, अपनी कंट्री में अपने लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करने का काम कर सकें डिजिटली। इसीलिए ये आपका पहला इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यूएन का था अंडर द लीडरशिप ऑफ इंडिया। कहां पर हुआ, लोकेशन न्यूयॉर्क USA में। इसके बाद बेल्जियम की बात करें तो ब्रुसेल बेल्जियम ये होस्ट करेंगे फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट। कहां पर होस्ट करेंगे, बेल्जियम में करेंगे। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, ये IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड बेल्जियम के द्वारा मिलकर इसको होस्ट कराया जाएगा। स्विट्जरलैंड की बात करें तो अभी हमारी 54th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग हुई थी, करेक्ट, जिसको हम डेवॉस समिट के नाम से भी जानते हैं। कहां पर हुई थी, स्विट्जरलैंड में हुई थी, डेवॉस में हुई थी। किस थीम पे बेस्ड थी आपकी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 54th मीटिंग, ये है रीबिल्डिंग ट्रस्ट, राइट, करेक्ट। और ये 15 से लेके 19 जनवरी के बीच में हुई। युगांडा की बात करें तो अभी रिसेंटली हमारे डॉक्टर S जयशंकर जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं इंडिया के, इन्होंने एक इंडियन डेलीगेशन को लीड किया एट द 19th नॉन अलाइंड मूवमेंट, करेक्ट, जो कहां पर हुई, कंपाला युगांडा में हुई, जनवरी के महीने में हुई, 19-20 जनवरी को हुई, करेक्ट। एंड युगांडा के पास अब चेयरमैनशिप है ऑफ दिस NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट, चेयरमैनशिप फ्रॉम 2024 से लेकर 2027 तक। इससे पहले युगांडा से पहले किसके पास थी, अजरबैजान के पास थी 2019 से 2023 तक, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड हम जान चुके हैं इस समिट का मेन एम क्या था कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना ताकि बाकी कंट्रीज भी इंडिया की तरह एक फ्रेमवर्क डेवलप कर सकें जिससे वो अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को डिजिटल सर्विसेज के थ्रू कैटर कर सके। ये जो समिट हुई थी ये किसके द्वारा होस्ट कराई गई थी, ये होस्ट कराई गई थी परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड iSPIRIT। ये iSPIRIT क्या है, बेसिकली iSPIRIT है इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल, ठीक है, मार्क करके चलेंगे यहाँ पर। फिर यहीं पर हम देख सकते हैं क्या है इंडिया स्टैक,
आधार कार्ड, ई साइन, डिजिटल लॉकर, यूपीआई, इसके थ्रू हम कैसे एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं एंड एपीआई बेस्ड डिलीवरी हम एक सर्विसेज की कर सकते हैं, डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं टू द इंडियन सिटीजन्स। फिर यहीं पे देखें द कॉन्फ्रेंस ऑल्सो शोकेस द एग्जांपल ऑफ फिलीपींस एंड इथियोपिया। करेक्ट, उन्होंने सिमिलर तरीके से अपनी सर्विसेज को डिलीवर किया यूजिंग डिजिटाइजेशन टू देयर सिटीजन्स। इसी के अलावा इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू यूएन रुचिरा कंबोज एंड G20 शेरपा अमिताभ कांत यहां पर प्रेजेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने अनाउंस किया इंटरेस्ट रेट ऑफ हाउ मच ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड 2034। तो ये फ्लोटिंग रेट है, मतलब ये रेट आपका चेंज होता रहेगा, राइट, हर 6 महीने में ये आपका रेट चेंज हो जाएगा। करेक्ट, तो 8% पर यहाँ पे आरबीआई ने अनाउंस किया इंटरेस्ट रेट ऑफ हाउ मच ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड। तो FRSB पर ऑफ 2034 8% का फ्लोटिंग रेट यहाँ पे अनाउंस किया गया। ये FRSB ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, काफ़ी सिक्योर होता है एंड बॉन्ड का जो इंटरेस्ट है वो फ्लेक्सिबल होता है, ये आपका बढ़ भी जाता है। करेक्ट, एंड ये जो आपका इंटरेस्ट है हर 6 महीने में चेंज होगा एंड इट हैज़ अ मैच्योरिटी ऑफ 7 ईयर्स। करेक्ट, इसके बाद बात करें तो मार्क करके चलेंगे, एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैं पहले बता देता हूँ। आरबीआई ने अभी कैंसिल कर दिया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एस मनी इंडिया लिमिटेड ओवर इरेगुलर लैंडिंग प्रैक्टिसेस। इनकी इरेगुलर लैंडिंग प्रैक्टिसेस थी, कोई फ्रेमवर्क नहीं था, इसीलिए आरबीआई ने इन द क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 45(1) ऑफ द आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 इसके अंडर यहाँ पर आपका एस मनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है उसको कैंसिल कर दिया है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें, अगर हम FSRB की बात करें, राइट, इंटरेस्ट रेट है बेस्ड ऑन एवरेज यील्ड ऑफ द रीसेंट ऑक्शंस फॉर शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट डेप्ट। फिर इंटरेस्ट रेट ऑफ दिस बॉन्ड्स आर पेड सेमी एनुअली, जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी 1 जनवरी को, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1 जुलाई को। करेक्ट, एंड FRSB हैव अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। यहीं पर अगर हम FRSB की बात करें तो जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी 1000 रुपीज़ की यहाँ पे मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगी। करेक्ट, और ये जो इंटरेस्ट रेट है 8% का 30 अप्रैल 2024 से 29 अक्टूबर 2024 तक का ये आपका इंटरेस्ट रेट रहेगा। करेक्ट, फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें 3.8%, ये 3.8% क्या था तो याद रखेंगे अभी मार्च के महीने में आरबीआई की क्वार्टरली हाउस प्राइस इंडेक्स को रिलीज किया गया फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY24। यहाँ पे जो हाउस प्राइस इंडेक्स था उसको इंक्रीज किया बाय 3.8%। करेक्ट, कंपेयर टू 3.5% का ग्रोथ था लास्ट थर्ड क्वार्टर में ऑफ इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ FY24 एंड 2.8% का था इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ FY23। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर यहीं पे अगर हम बात करें 6.5%, ये क्या था, आरबीआई का जो रेपो रेट है इट हैज़ बीन केप्ट अनचेंज्ड एट 6.5% फॉर 7th कॉन्जिक्यूटिव टाइम। करेक्ट, ये इन्फ्लेशन के बारे में बेसिकली रिड्यूस करने का काम करता है बेसिकली, ताकि जो लोअर प्राइसेस हैं वो आ सके और इन्फ्लेशन कम हो सके। इन्फ्लेशन की बात करें तो 4.5% का टारगेट है। सीपीआई जो डाटा रहता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन को बताता है। रिटेल इन्फ्लेशन इज प्रोजेक्टेड एट 4.5% फॉर द मंथ ऑफ फेब 2024 के हिसाब से देखें तो अभी हमारी जो आई है फेब मंथ की वो कितनी है, क्लोज टू 5.1% थी। मार्च में ये एक्सपेक्ट थी 4.9% की, एंड जो रिटेल इन्फ्लेशन है वो फिस्कल ईयर 25 की एक्सपेक्ट की जा रही है टू बी 4.5%। ठीक है, चलिए फिर हम देख चुके हैं आरबीआई ने कैंसिल किया सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर एस मनी एंड आरबीआई ने अनाउंस किया 8% इंटरेस्ट रेट ऑन द फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड फॉर 2034। ये एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया जाता है, मैच्योर होगा 2034 में। करेक्ट, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रेज्ड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ $5 million इन सीड फंडिंग फ्रॉम पेयू टू एनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। देखो सीड फंडिंग होता है जो इनिशियल राउंड होता है, राइट, पहला राउंड फंडिंग का। तो ब्रिस्पे ने अभी सीड फंडिंग के थ्रू $5 million यहाँ पे रेज किए। किससे रेज किए,
PayU से रेज किए। इनका एम क्या रहेगा, जो इंडियन MSMEs हैं बेसिकली उनको हेल्प किया जाएगा एक्सपोर्ट करने में एंड एक प्रॉपर एक्सपोर्ट के लिए एक पेमेंट सिस्टम सेटअप करने के लिए, ताकि जो ग्लोबल पेमेंट्स हैं वो सिंप्लीफाई की जा सके, राइट। ब्रिस्प पे यहाँ पे इस फंड को यूटिलाइज करेगा अपनी टीम को एक्सपेंड करने के लिए, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट स्टार्टअप्स को हेल्प करने के लिए, बिजनेसेस को ग्लोबली एम्पावर करने के लिए जो इंडियन बिजनेसेस हैं, एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट के लिए एंड टैलेंट एक्विजिशन के लिए, राइट। पेपैल की बात करें, इलॉन मस्क यहाँ पे मेंबर रह चुके हैं पेपैल के। पे ग्लोकल की अगर हम बात करें, यहाँ पे RBI के द्वारा इनको अप्रूवल मिला टू एक्ट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर, राइट, नवंबर 2023 में। फिर फोन पे की बात करें, ये नेपाल की पेमेंट गेट कंपनी है, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ पार्टनर किया, ताकि जो UPI ट्रांजैक्शंस हैं इंडिया और नेपाल के बीच में उसको बढ़ावा दे सके। नेक्स्ट पे आप देख सकते हैं, ब्रिस्पे रेस्ड $5 मिलियन इन सीड फंडिंग फ्रॉम PayU टू एनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। नेक्स्ट आ जाता है मंथली इकोनॉमिक रिव्यू अप्रैल 2024 का ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई, मंथली इकोनॉमिक रिव्यू ऑफ अप्रैल। यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया कि जो इंडियन इकोनॉमी है इट विल ग्रो फास्टर देन हाउ मच % इन FY24। तो इनके द्वारा प्रोजेक्ट किया गया कि इंडियन इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग बाय फास्टर बाय 7% इन FY25, करेक्ट। एंड यहीं पे वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया कि इंडियन इकोनॉमी विल बी ग्रोइंग बाय 7.5% इन 2024। 6.8 की बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इन्होंने प्रोजेक्शन रेज किया 6.85% का फॉर फिस्कल ईयर 25, एंड 6.6% की बात करें तो 24-25 जो फिस्कल ईयर 25 है यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया वर्ल्ड बैंक के द्वारा कि इंडियन इकोनॉमी फॉर दिस ईयर विल बी फॉर फिस्कल ईयर 25 विल बी ग्रोइंग बाय 6.6। अगर हम PMI की बात करते हैं, PMI होता है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ये बेसिकली बताता है कि आपका ग्रोथ क्या रहेगा इन पर्टिकुलर ईयर, किसी भी या फिर मंथ ऑन बेसिस पे हमारा पर्टिकुलर सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है। यहीं पर एक चीज़ और याद रखेंगे, जो इंडिया का सर्विस सेक्टर है, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं ये सेक्टर्स इन द ग्रोथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। वहीं पर अगर हम देखें PMI डाटा की फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अगर हम डाटा देखते हैं फॉर फेब मंथ तो ये था 56.9, वही बढ़कर ये जो मार्च में हमारा PMI फॉर मैन्युफैक्चरिंग ये कितना हो गया 59.1, मतलब हमें ग्रोथ देखने को मिली है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। सिमिलरली अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये फेब के महीने में कितना था 60.6, वही बढ़ के मार्च के महीने में कितना हो गया 61.2। ठीक है, तो ये डाटा मार्क करके चलेंगे, ये हमारा बेसिकली एक ग्रोथ के बारे में बताता है ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्टर, एंड हमारा जो ग्रोथ है वो हर महीने कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है। इसी के अलावा अगर हम देखें UPI रिकॉर्ड्स, UPI पेमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये हाईएस्ट एवर थे, 13.4 बिलियन ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिले सिंस इन मार्च 2024, राइट। इतने ट्रांजैक्शन हमें देखने को मिले मार्च 2024 में, एंड ये 55.3% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स की बात करें तो हमारा रिकॉर्ड यहाँ पे कलेक्शन हुआ फॉर GST, ये सेकेंड हाईएस्ट था सिंस 2017, 1.8 लाख करोड़ का यहाँ पर हमें GST रिसीव हुआ। CPI की बात करें, इन्फ्लेशन शोज की 8.5% हमारा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स नेट CPI की बात करें तो 4.9 जैसे मैंने बताया था मार्च में, 5.1 था फेब में। CPI था, ये तो हो गया CPI। कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स की बात करें तो इन्फ्लेशन में 8.5% था मार्च 2024 में, एंड 8.7 इन फेब 2024, करेक्ट। तो नोट करके चलेंगे। इसी के अलावा अगर हम देखें तो राइट ऑप्शन था यहाँ पे ऑप्शन ए। NCAI ने प्रोजेक्ट किया ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक एक्सीडिंग द RBI 7% GDP ग्रोथ रेट फॉर FY25। EDB की बात करें, ये भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं 7%, एंड IMF प्रोजेक्ट कर रहा है 6.8%। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने साइन किया एक MOU विद नगर निगम हरिद्वार टू एस्टेब्लिश अ वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट, राइट। एक वेस्ट जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको एक ग्रीन सॉलिड वेस्ट को ग्रीन कार्बन में कन्वर्ट करने का ये काम करेगा ये प्लांट आपका। ये आपका कहां पर रहेगा, हरिद्वार उत्तराखंड में रहेगा, करेक्ट। 400 टन ऑफ पर डे सॉलिड वेस्ट को ये कन्वर्ट करेगा 140 टन्स ऑफ ग्रीन चारकोल में, करेक्ट। एंड यहां पर नगर निगम हरिद्वार के द्वारा 10 एकड़ लैंड यहां पे अलोकेट की गई है फॉर दिस प्रोजेक्ट। ये किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये MOU साइन किया, TUECO।
TUECO क्या है? ये एक जॉइंट वेंचर है ऑफ टेरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के बीच में ये एक जॉइंट वेंचर रहेगा। इनके द्वारा ये एक MOU साइन किया गया नगर निगम हरिद्वार के साथ। अगर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करें, इन्होंने CIAL के साथ यहां पर एक MOU साइन किया ताकि वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन प्लांट सेटअप किया जा सके एट एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि है कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और ये कहां पर है? केरला में। देन रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की बात करें, इन DST इन्होंने इनके साथ एक अग्रीमेंट साइन किया रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि लिथियम आयन की जो बैटरीज होती है ना, लिथियम आयन बैटरीज, उनको रिसाइकल किया जा सके, एज वेल एज जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको रिसाइकलिंग करने के लिए यहाँ पे एक प्लांट सेटअप किया जाएगा सितारगंज में, जो कहाँ पर है? उत्तराखंड में। इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड की बात करें, इन्होंने एक MOU साइन किया टेक पार्टनर्स के साथ, करेक्ट, ताकि 19 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स को यहाँ पे सेटअप किया जा सके, करेक्ट। और ये कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट्स कहां पर होंगे? दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान एंड यूपी में। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेम द विनर्स ऑफ द 35th गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबेल प्राइज फ्रॉम एशिया। तो कौन विनर रहेंगे 35वें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के? तो वो है आलोक शुक्ला। आलोक शुक्ला ये विनर है 35वें गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज के, करेक्ट। इसी गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है। एशिया रीजन में ये विनर रहेंगे, राइट। एंड इनको जो इनका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स है ऑफ द हसदियो अरण्य, जो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में, करेक्ट। इस फॉरेस्ट के प्रिजर्वेशन के लिए जो उन्होंने काम किया है उसके लिए इनको यहां पे सम्मानित करा गया। अगर इनके अलावा बात करें तो जो और विनर्स रहेंगे वो फ्रॉम दीज कंट्री कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, पैसिफिक, यूरोप, आइलैंड्स एंड आइलैंड नेशन, नॉर्थ अमेरिका, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, एशिया की रीजन से आलोक शुक्ला रहे, ये इंडिया से बिलोंग करते हैं, एंड फॉरेस्ट कैटेगरी में इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। अगर इस अवार्ड की बात करें, 35th गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज, जो लोग एनवायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, राइट, उसके प्रिजर्वेशन के लिए काम करते हैं, उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। रिचर्ड एंड रोडा गोल्डमैन के द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में, एंड 1990 में पहली बार इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ये इसका 35वां अवार्ड है। $200,000 यहाँ पे सम्मानित किया गया विनर्स को, अलॉन्ग विद द ब्रॉन्ज स्कल्पचर ऑफ द जो सिंबलाइज करता है एक बेसिकली नेचर्स पावर एंड रिन्यूएबल, जो कि बेसिकली एक ट्रॉफी के तौर पे इनको सम्मानित किया गया, राइट। फिर अगर हम बात करें टेरेसा विंसेंटी की, तो टेरेसा विंसेंटी के बारे में याद रखेंगे, राइट। इन्होंने एक ग्रास रूट कैंपेन लॉन्च किया गया था फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ मार मेनोर, जो कि यूरोप का लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है इसके कोलैप्स होने से। मार्शल गोम्स की बात करें तो मार्शल गोम्स ने भी एक ग्लोबल कैंपेन लॉन्च किया गया था, जिन्होंने एक्सपोज किया JBS को, बिकॉज ये मीट इंडस्ट्री काफ़ी मीट पैकेजिंग कंपनी है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट मीट पैकेजिंग कंपनी है, करेक्ट। इनके बीफलिंग्स एंड इलीगल डिफॉरेस्टेशन जो ब्राजील में हो रही थी उसके खिलाफ इन्होंने यहाँ पे कैंपेन लॉन्च किया। मुरव्वा मारुचि जॉनसन की अगर हम बात करें, राइट, शी हॉल्टेड द वार्थल कोल माइन, वराता कोल माइन, करेक्ट। एंड कोल माइन के जो इंपैक्ट होते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज पे, जो पॉल्यूशन उससे रिलीज होता है, उसको ध्यान में रखते हुए इनका ये कैंपेन था। एंड इन्होंने 1.58 बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में रिलीज होने से कहीं ना कहीं रोका, ठीक, मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। हु वन द 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन हो गया MENA। तो किनको सम्मानित किया गया कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड से? तो ये है इंडियन टीचर जीना जुस्तस, ये UAE में पढ़ाती हैं, करेक्ट। एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है इस अवार्ड से, करेक्ट। एंड ये कहाँ से बिलोंग करती हैं जीना जुस्तस? ये एक नेटिव है फ्रॉम त्रिवंतपुरम, केरला, करेक्ट। एंड शी हैज़ बिन वर्किंग इन UAE सिंस 2005। फिर इनके अलावा मीना मिश्रा की बात करें, ये भी एक इंडियन है, एंड शी वॉज द विनर फ्रॉम द साउथ एशिया रीजन। एंड मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन से इंडिया की जीना जुस्तस को यहां पे सम्मानित करा गया, ठीक है, नोट ऑफ दिस। देन गोपी थुटाकुरा की बात करें तो ये एक एंटरप्रेन्योर है एंड सीजन पायलट है, आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, एंड ये इंडिया के पहले इंडियन टूरिस्ट एस्ट्रोनॉट बने जो कि ब्लू ऑरिजिन के न्यू शेफर्ड 25 मिशन पे जाएंगे, जो कि एक स्पेस टूरिज्म मिशन रहेगा, एंड ही इज वन ऑफ द 6 क्रू मेंबर्स यहाँ पर।
अक्षता कृष्णमूर्ति की बात करें तो ये एक इंडियन रिसर्चर हैं एंड ये पहली इंडियन वीमेन एंड सिटीजन बनी जिन्होंने मार्स पर जो परसिवरेंस रोवर है उसको ऑपरेट किया एंड वहां से जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट करके मार्स से वापस अर्थ पे लाए। ठीक, मूविंग ऑन। नेक्स्ट है हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NISE फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। NISE क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी। तो इनके डायरेक्टर जनरल कौन अपॉइंट किए गए हैं अभी रिसेंटली? मोहम्मद रिहान यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर ऑफ NISE फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। करेक्ट। ये अभी प्रोफेसर हैं फ्रॉम द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। राइट, ये 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एंड पोटेंशियल है यहाँ पे कि इनको 2 साल का एक्सटेंशन और मिल सकता है। राइट, एंड यहाँ पे इनको मार्क करके चलेंगे। इसी के अलावा अगर हम बात करें, नाइस ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर आता है एंड ये एपेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी। गुरुग्राम हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर रहेगा। अगर बात करें डॉक्टर मोहम्मद रिहान की, ये वर्क करते हैं एज अ साइंटिस्ट एट NISE, सेंट्रल प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के भी ये मेंबर हैं। राइट, देन इन्हें ये फाउंडर रह चुके हैं, फाउंडर डायरेक्टर एंड कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंटर फॉर ग्रिड इंटीग्रेटेड ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनिशिएटिव्स। करेक्ट, इन्होंने फिर सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स पर ट्रेनिंग देने का भी काम करा है। करेक्ट, इन्होंने एक जॉइंट वेंचर स्टार्ट किया था ऑन ग्रीन एनर्जी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद NISE। राइट, इन्होंने स्मार्ट सिस्टम लैब्स भी सेटअप किए हैं। करेक्ट, तो ये यहाँ पर डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। अगर बात करें अहमद अवाद बिन मुबारक की, तो अहमद अवाद बिन मुबारक की बात करेंगे, ये प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, नए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यमन। नवाब सलाम की बात करें, नवाब सलाम याद रखेंगे, ये लेबनान से हैं एंड इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट किया गया है कहाँ का? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का। एंड ये किनको सक्सीड करेंगे? ये सक्सीड करेंगे जज जॉन ए डोंग्यू जो कि USA से बिलोंग करते हैं एंड ये 3 साल के लिए यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं। फिर बात करें रंजीत कुमार अग्रवाल की, CA रंजीत कुमार अग्रवाल, ये अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ CA, 72nd प्रेसिडेंट बने हैं ऑफ ICAI एंड वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पर कौन बने हैं? CA चरणजोत सिंह नंदा। फिर इसी के साथ याद रखेंगे CA रंजीत कुमार अग्रवाल, इन्होंने रिप्लेस किनको किया? ये सक्सीड करेंगे CA अनिकेत सुनील तलाती को। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द MD एंड CEO ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फॉर 3 years। तो किनको अपॉइंट किया गया है यहाँ पर MD एंड CEO ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड? वो है हितेश सेठिया। राइट, RBI हितेश सेठिया सबसे पहले मार्क करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इनकी अपॉइंटमेंट की है एज MD एंड CEO ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड। 3 साल के लिए ये इस पोजीशन में रहेंगे। करेक्ट, ये एक सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट है हितेश सेठिया। राइट, एंड इन्होंने काफ़ी सारी बैंकिंग कंपनीज के साथ काम किया अक्रॉस यूरोप, एशिया, नॉर्थ अमेरिका। प्राइमरली इन्होंने ICICI बैंक के साथ काम किया, 20 साल से भी ज़्यादा का इनको बैंकिंग इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। जर्मनी, हांगकॉन्ग, कनाडा के ऑपरेशन संभालते थे ये ऑफ ICICI बैंक। देन इन्होंने मैक्लेरन स्ट्रेटेजिक वेंचर को ज्वाइन किया एज द हेड ऑफ यूरोप 2022 में। राइट, फिर बोर्ड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज के ये यहाँ पर MD एंड CEO बने थे ऑफ रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जिसको बाद में जियो फाइनेंस सर्विसेज मैंने का नाम चेंज कर दिया। जियो फाइनेंस सर्विस कम्युनिटी की जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की बात करें तो ये इंश्योरेंस ब्रोकिंग एंड पेमेंट सर्विसेज का काम करती है। ये एक NBFC है। इसके इंडिपेंडेंट एंड नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहेंगे कुंदापुर वमन कामत, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र। 25 जुलाई 2023 में इसको इस्टेब्लिश करा गया था। राइट, प्रवीण अचूतन कुट्टी की बात करें यहाँ पर, तो प्रवीण अचूतन कुट्टी ये MD एंड CEO अपॉइंट किए गए हैं DCB बैंक के 3 साल के लिए। संजीव अग्रवाल की बात करें तो इनको MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है NIIFL का, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड का। एंड दीपेश नंदा नवंबर मंथ में इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द MD एंड CEO ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट आ जाता है एज पर द इसरोज इंडियन स्पेस सिचुएशन असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 2023 हाउ मेनी ऑब्जेक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 212 लॉन्चेस एंड ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट्स वर एडेड टू द स्पेस ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन 2023 में। तो याद रखेंगे ये बेसिकली क्या है कि हम जानते हैं कभी भी कोई भी सैटेलाइट या रॉकेट स्पेस में लॉन्च किया जाता है तो उसकी डेब्रीज रह जाती हैं हमारे ऑर्बिट में। इवन हम देखते हैं कि कई बार जो मिशन फेल हो जाते हैं ना, उसके डेब्रीज भी आपकी ऑर्बिट में रह जाती हैं। तो वही क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसरो की रिपोर्ट रिलीज की गई अभी
राइट, रिसेंटली इंडियन स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट, इसमें बताया गया कि 2023-24 में हमारे कितने ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे जो कि स्पेस में रह गए। तो हमने याद रखेंगे 2023 में 212 लॉन्चेस करी, जिसमें से जो हमारे ऑब्जेक्ट स्पेस में रह गए या फिर ब्रेकअप इवेंट्स हुए, उसमें से टोटल कितने ऐड करे गए इन स्पेस ऑर्बिट की, अर्थ की स्पेस ऑर्बिट में, तो 3143 ऑब्जेक्ट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम 212 लॉन्चेस एंड ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट्स यहाँ पे ऐड किए गए। यही डाटा अगर देखें 2533, ये था आपका 2022 का डाटा। ठीक है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा हमारी सैटेलाइट्स जो ऑर्बिट कर रही हैं उनके लिए ज़्यादा हार्मफुल रहता है, क्योंकि एक भी अगर किसी से टकरा जाता है ना, जो इम्पैक्ट होता है बहुत डिजास्टरस होता है, राइट। फिर यहीं पर अगर हम देखें 676, तो हमने देखा था कि इसरो का लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेटरी उन्होंने की थी इंडियन हिमालयास पे, करेक्ट। 1984 से 2023 का ये डाटा था, जिसमें देखा हमने कि काफ़ी सारी जो स्नो है वो मेल्ट हो गई थी और जो वहाँ पे ग्लेशियर लेक्स है ना वो एक्सपेंड हो गई थी। तो 676 लेक्स थी यहाँ पे जो एक्सपेंड हुई थी आउट ऑफ 2431, जो कि 10 हेक्टेयर से ज़्यादा थी। 2431 यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो टोटल लेक्स थी, इसमें से 676 लेक्स यहाँ पे एक्सपेंड की गई थी। फिर अब वापस आते हैं हम इसी डाटा पे, इवन हम देखते हैं कि जो स्पेस ऑब्जेक्ट्स हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाते हैं। तो आउट ऑफ दिस लॉन्चेस हमने देखा इतने ऑब्जेक्ट्स हमारे डेडली थे एंड ये हमारे ऑर्बिट कर रहे हैं अराउंड द अर्थ। फिर इसी के अलावा हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा नियर मिसेज होती हैं हमारी, करेक्ट। अभी एक डाटा आया था, रिपोर्ट आई थी कॉलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर, ये बताता है कि कितने हमारे मैन्यूवर्स, कितने सारी कॉलाइडेंस हमारी हो सकती थी जो बच गई। तो अभी एक रिपोर्ट रिलीज की गई यूनाइटेड स्टेट्स स्पेस कमांड के द्वारा, जिसमें बताया 1,37,565 क्लोज अप्रोच अलर्ट्स वर रिसीव्ड फ्रॉम यूएसए स्पेस कमांड। वहीं पे 2023 में बात करें, टोटल ऑफ 3033 अप्रोचेस थी विद इन अ 1 किलोमीटर डिस्टेंस फॉर इसरो सैटेलाइट्स, राइट। और अराउंड 2700 ऐसे क्लोज अप्रोचेस थी जो कि ऑपरेशनल सैटेलाइट्स के विद इन 5 किलोमीटर के रेडियस के अंडर थी। ठीक, टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए, फिर इसके अलावा अगर हम देखें इसरो के चेयरमैन कौन है, वो है एस सोमनाथ, हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में। इस्टेब्लिश कब किया जाता है, 1969 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार्ज LSAM-20, 6th बार्ज ऑफ द 11X ECTM। ये प्रोजेक्ट है ऑफ द इंडियन नेवी एंड इट वाज लॉन्च्ड इन थाने, महाराष्ट्र। ये जो बार्ज है ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया है, तो ये सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा बिल्ड किया गया है। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके रखेंगे इसको। ठीक, फिर इसी के अलावा यहाँ पे याद रखेंगे जो हम बात कर रहे हैं मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की, इनके द्वारा अभी रिसेंटली फास्ट पेट्रोल वेसल्स अप्रूव किए गए थे, राइट, इंडियन नेवी के लिए, राइट। और ये 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स हैं। इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए था, नॉट इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए था। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये साइन किया था 1070 करोड़ रुपीस का कॉन्ट्रैक्ट। देन गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने अभी से 5th and 6th शिप्स ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट फॉर इंडियन नेवी लॉन्च करे। 5th रहेगा आपका अग्रय एंड 6th रहेगा आपका अक्षय। ठीक है, कोचिन शिपयार्ड्स लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किए फर्स्ट 3 शिप्स ऑफ द 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट, जो कि है INS माही, INS मलवान एंड INS मंगरोल फॉर इंडियन नेवी। नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया ऑन विच डे टू सेलिब्रेट सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। तो 30 अप्रैल को यह डे ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया, आयुष्मान भारत जो स्कीम था उसका सेलिब्रेट करने के लिए। अब ये आयुष्मान भारत क्या था, याद रखेंगे 2017 में लॉन्च की गई थी एक नेशनल हेल्थ पॉलिसी, करेक्ट। इनके द्वारा रिकमेंड किया गया था ये आयुष भारत स्कीम। ये एक यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज था पीएम मोदी के द्वारा। फिर इस स्कीम, इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी की बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया इन रांची झारखंड 23 सितंबर 2018 को। 2 कंपोनेंट्स हैं इसके, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एंड प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की यहाँ पे अगर हम बात करें, करेक्ट, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था क्रिएशन ऑफ 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स एंड प्राइमरी हेल्थ केयर। बेसिकली हेल्थ केयर सेंटर्स हैं ताकि सस्ते में लोगों को फ्री ट्रीटमेंट दी जा सके। एंड यहाँ पर आपके प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की बात करें तो यहाँ पे 5 लाख रुपए पर फैमिली पर ईयर ये आपका हेल्थ कवर करने का काम करता है एंड 12 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा, जो कि बॉटम 40% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन है, करेक्ट। फिर यहीं पे अगर हम देखें आपका आयुष्मान भारत स्कीम,
करेक्ट। आयुष्मान भारत दिवस 30 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है, ये हम देख चुके हैं, एंड ये एक फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर बात करें 7 नवंबर की, तो 7 नवंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, ये कमेमोरेट करता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मैडम क्यूरी। 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस डे ऑब्जर्व करते हैं, ये बर्थ एनिवर्सरी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की होती है। एंड 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे ऑब्जर्व करते हैं टू रेज द अवेयरनेस ऑफ द सिग्निफिकेंस एंड द वैल्यू ऑफ वैक्सीनेशन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। चलिए फिर यहीं पे याद रखेंगे, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम यूएन इंटरनेशनल जैज डे, एंड हम इसको ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब टू रेज अवेयरनेस ऑफ द जैज कल्चर एंड सिग्निफिकेंस, एंड इसके जो बेनिफिट है एजुकेशनल टूल के तौर पे, राइट। तो कब ऑब्जर्व करते हैं? 30 अप्रैल को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। एंड फर्स्ट टाइम एक सिटी ऑफ अफ्रीकन रीजन इन्होंने होस्ट किया, वो है टैंगियर सिटी। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे, टैंगियर सिटी के द्वारा ये होस्ट किया गया था। टैंगियर सिटी ये कहां पर रहेगी आपकी? ये है मोरक्को में। करेक्ट। 30 मार्च को क्या ऑब्जर्व करते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट। 20 मार्च को ऑब्जर्व करते हैं हम फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, एंड 24 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये डे किसके द्वारा लेड किया जाता है? यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल ऑड्रे ऑजले के द्वारा एंड हेर्बी हैंकॉक के द्वारा इसको ऑब्जर्व करा गया। करेक्ट, मार्क करके लगे। फिर इसी के अलावा अगर हम देखें तो यूएन इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल को टू हाईलाइट द जैज म्यूजिक, आप ये देख सकते हैं, एंड इट्स रोल इन डिप्लोमेटिक रिलेशंस ऑफ यूनाइटिंग पीपल अराउंड द वर्ल्ड। एंड ग्लोबल होस्ट कौन था? टैंगियर, मोरक्को। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हेन वाज द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया? तो ये ऑब्जर्व किया जाता है अक्रॉस इंडिया किस डे को? 19 अप्रैल को, राइट। इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी आर्यभट्टा, राइट, इसको लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल 1975 को। इसको कमेमोरेट करने के लिए ही 19 अप्रैल को ये वर्ल्ड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व करते हैं हम इंडिया में। करेक्ट। एंड ये जो ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व एनुअली कहां पर? यूआर राव सैटेलाइट सेंटर, जो कि बेंगलुरु कर्नाटका में है। ये बिगिन हुआ 19 अप्रैल 2000 को, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये आर्यभट्टा सैटेलाइट इंडिया के एंशिएंट मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्टा सर, उनके नेम पे यहाँ पे ये सैटेलाइट थी। करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ यूआर राव, ये डायरेक्टर थे ऑफ यूआर राव सैटेलाइट सेंटर 1972 से 1985 तक, एंड ये चेयरमैन थे इसरो के एंड सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस फ्रॉम 1984 टू 1994। ठीक, टेक अ नोट ऑफ दिस। 12 अप्रैल को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? फिर 12 अप्रैल को हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। करेक्ट, ये ऑब्जर्व किया जाता है। फिर हम 23 अगस्त को क्या ऑब्जर्व करते हैं? नेशनल स्पेस डे, क्योंकि इंडिया का जो चंद्रयान 3 था वो लैंड कर गया था ऑन द मून, एंड पीएम मोदी ने डिक्लेयर किया कि 23 अगस्त को हर साल हम ऑब्जर्व करेंगे नेशनल स्पेस डे। फिर अक्टूबर 4 को ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्पेस डे, और यहीं पे वर्ल्ड स्पेस वीक की बात करें तो 4 से लेके 11 अक्टूबर तक हमारे द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड स्पेस वीक। ये इसकी थीम रहेगी वर्ल्ड स्पेस वीक की, वर्ल्ड स्पेस वीक 2023 की, वो है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ वन लाइनर रिवीजन पे, ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगी आपकी प्रिपरेशन में। अडानी के विजहिंजम पोर्ट जो कि केरला में है, करेक्ट, अडानी ऑपरेट करते हैं, इसको इंडिया का पहला ट्रांसशिपमेंट पोर्ट डिक्लेयर किया गया। यूएन्स फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डीपीआई कहां पर हुई? अंडर इंडियाज लीडरशिप हुई, इन न्यूयॉर्क यूएसए हुई। आरबीआई ने अनाउंस किया इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% ऑन फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड ऑफ 2034। ब्रिस्क पे ने रेज किया $5 मिलियन इन सीड फंडिंग फ्रॉम पेयू टू एनहेंस क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स। इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो फास्टर देन 7% इन FY25 एज पर NCAER रिपोर्ट। देन TUECO ने साइन किया एक MOU नगर निगम हरिद्वार के साथ टू स्टैब्लिश अ वेस्ट टू ग्रीन एनर्जी प्लांट। 35th गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज की बात करें तो छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन लीडर आलोक शुक्ला को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंडियन ओरिजिन टीचर जीना जुत्सुस ने रिसीव किया 2024 कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड फॉर मीना रीजन। AMU प्रोफेसर मोहम्मद रिहान इन्होंने चार्ज लिया एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ NISE।
हितेश सेठिया ने अपॉइंट किया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड 3 साल के लिए। इसरो ने रिलीज किया ISS AR 2023 रिपोर्ट ऑन वनरेबिलिटी ऑफ स्पेस एसेट्स टू कॉलिजन। SPPL ने लॉन्च किया 6th ACTM बार्ज LSAM 20 इन थाने महाराष्ट्र। आयुष्मान भारत दिवस की बात करें 30 अप्रैल, इंटरनेशनल जैज डे 30 अप्रैल एंड सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे 19 अप्रैल। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रेंड्स। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके जरूर बताना आपके क्या व्यूज रहेंगे। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपके लर्निंग में काफी हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हु विल बी द 50th रेसिपिटेंट ऑफ द भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया में। तो 50th रेसिपिटेंट कौन है? वो है लाल कृष्ण आडवाणी जी। ये फॉर्मर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इंडिया के। कब से कब तक? 2002 से लेके 2004 तक ये यहाँ पे डेप्टी प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर डेप्टी प्राइम मिनिस्टर। ये 50वें रेसिपिटेंट बन गए हैं ऑफ भारत रत्न जो कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है एंड ये वेटरन लीडर भी हैं ऑफ भारतीय जनता पार्टी। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज रिसेंटली वन द 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स ऑफ द एल्बम ऑफ द ईयर एंड बिकेम द फर्स्ट एवर आर्टिस्ट टू विन एल्बम ऑफ द ईयर 4 times। तो 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर जीते हैं इन्होंने और ये भी बिलियनियर भी बन गई हैं। ये है टेलर स्विफ्ट, राइट? ये बिलियनियर भी बन गई हैं अभी रिसेंटली, करेक्ट। एंड इन्होंने 4 बार एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है, मार्क करके चलेंगे। अगर इन्हीं की बात करें तो सबसे पहला इन्होंने जीता था 2010 में, फिर 2016 में, उसके बाद 2020 में और अब फिर 2024 में इनको एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया ड्यूरिंग ग्रैमी अवार्ड्स। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली वन 2023 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल्स चॉइस अवार्ड बाय द नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम लंदन यूके। तो कौन है? वो है नीमा सरीखानी। ये यूके से बिलोंग करती हैं, करेक्ट। एंड इनको फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया फॉर, और जो इनकी फोटो थी वो क्या थी? फोटो थी ऑफ अ स्लीपिंग पोलर बियर, या फिर हम बोले पोलर बियर टू बी करेक्ट। अगर हम बोले पोलर बियर स्लीपिंग ऑन आइसबर्ग, करेक्ट। इस फोटो के लिए इनको यहाँ पे फॉर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 59 पीपल चॉइस अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, उन पर्सनैलिटी का नाम बताओ हु हैज रिसेंटली बीन कन्फर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड विद गोल्ड मेडल बाय स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन PT उषा, करेक्ट। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT उषा को अभी यहाँ पे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया विद गोल्ड मेडल। किसके द्वारा? स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया एंड PT उषा ये 5th रेसिपिटेंट बनी ऑफ दिस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया के गोल्ड मेडल की। नेक्स्ट, which of the following personalities has won the Sports Star of the Year award मेल कैटेगरी में एंड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में एट द स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2024 के लिए? तो कौन है वो? नीरज चोपड़ा तो बने मेल स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल विनर एंड स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल की बात करें तो शीतल देवी। एंड शीतल देवी ही इनको यहाँ पे एक और अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सा अवार्ड रहेगा वो है मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। ये अवार्ड दिए कहाँ गए थे? ताजमहल पैलेस जो कि मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली रिसीव्ड अ स्पेशल अवार्ड एट द लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 में? तो किनको सम्मानित किया गया लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 से? वो है ईशा अंबानी, करेक्ट। इन्होंने रिसीव किया स्पेशल अवार्ड एट द लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर 2024 के लिए, करेक्ट। एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस, इसी के लिए ईशा अंबानी को यहाँ पे सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू 2023 की बरगंडी प्राइवेट ह्यूरिन इंडिया 500 सीरीज की रिपोर्ट रिलीज्ड बाय एक्सिस बैंक की बरगंडी प्राइवेट एंड ह्यूरिन इंडिया के द्वारा मिलकर इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया एंड यहाँ पे बताया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये एमर्ज करके आई एज द इंडियाज मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी फॉर द 3rd कॉन्सिक्यूटिव ईयर। तीसरे साल लगातार ये इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी सामने निकल के आई है। इसकी वैल्यू है कुछ 15,64,000 करोड़ के करीब। दूसरे पोजीशन पे आ जाती है TCS और फिर HDFC बैंक ऑन 3rd पोजीशन। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली कन्फर्ड विद द विशेष सेवा मेडल फॉर डिजाइनिंग एन इनोवेटिव ड्रोन कॉल्ड मल्टीपर्पज
ऑक्टोकॉप्टर। तो विशेष सेवा मेडल से किनको सम्मानित किया गया है यहाँ पर, वो रहेंगे वरेंद्र सिंह। ये सिख रेजिमेंट से बिलोंग करते हैं ऑफ इंडियन आर्मी एंड इनको अभी इन्होंने एक इनोवेटिव ड्रोन बनाया जिसका नाम रहेगा मल्टीपर्पज ऑक्टोकॉप्टर एंड इसी के लिए इनको विशेष सेवा मेडल से यहाँ पे सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस प्लान दैट हैज रिसेंटली लॉन्च्ड बाय LIC फॉर चिल्ड्रन। तो क्या नाम रहेगा, LIC अमृत बाल प्लान 874। ये लॉन्च किया गया है बाय LIC फॉर चिल्ड्रन। ठीक है, एंड ये जो प्लान है ये डिज़ाइन किया गया है ताकि बच्चों की जो हायर एजुकेशन नीड्स हैं एंड जो फाइनेंशियल नीड्स है उसको मीट किया जा सके। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड देयर 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे ऑन 8th of Feb 2024। तो वो रहेगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र, राइट। बैंक ऑफ महाराष्ट्र सेलिब्रेटेड 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे ऑन 8th of Feb 2024 एंड यहाँ पे 89 नई डिजिटल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च की गई एंड 89th बिजनेस कमेंसमेंट डे को सेलिब्रेट किया गया एज महापरिवर्तन दिवस 2.0। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम IRDAI टू अपग्रेड देयर लाइसेंस टू अ कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर। तो वो है पॉलिसी बाजार। पॉलिसी बाजार ने भी इन प्रिंसिपल अप्रूवल रिसीव किया फ्रॉम IRDAI टू अपग्रेड देयर लाइसेंस टू अ कंपोजिट इंश्योरेंस ब्रोकर एंड विद दिस अप्रूवल पॉलिसी बाजार अब अलाउड है टू सेल री इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स बिसाइड्स बीइंग अ प्योर प्ले प्लेटफॉर्म फोकस्ड ऑन इंश्योरेंस बाइंग। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म टू जनरेट सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर वीमेन। तो वो है पे नियर बाय, राइट। पे नियर बाय ने लॉन्च किया डिजिटल नारी प्लेटफॉर्म टू जनरेट सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर वीमेन एंड इसको लॉन्च किया गया अंडर द लखपति दीदी इनिशिएटिव ताकि 1 लाख वीमेंस को यहाँ पे रूरल एरियाज में सालाना 1 साल की तनख्वाह को अर्न करने का तरीके या फिर उनको हेल्प किया जा सके टू अचीव दिस। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली साइंड एन MOU विद IREDA टू प्रमोट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया। तो ये है पंजाब नेशनल बैंक, राइट। पंजाब नेशनल बैंक ने भी एक MOU साइन किया किसके साथ, IREDA के साथ एंड ये प्रोजेक्ट है ताकि जो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं अक्रॉस इंडिया उनको प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली रिसीव किया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम द RBI। तो वो है MS Swipe टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, राइट। इन्होंने रिसीव किया पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस फ्रॉम RBI। मूविंग ऑन, किस बैंक ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉडलेंट स्कीम्स। तो वो है DBS बैंक, राइट। तो DBS बैंक ने साइन किया MOU इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी के साथ IEPFA के साथ टू स्प्रेड अवेयरनेस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉडलेंट स्कीम्स। मूविंग ऑन, इन फरवरी इन फेब इंडिया ने प्रेजेंट किया अपना एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ $1 मिलियन टू IBSA फंड जो है इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका फैसिलिटी फॉर पॉवर्टी एंड हंगर एलिवेशन। इस IBSA फंड को इस्टेब्लिश किया गया था 2004 में और ये ऑपरेशन में आया था 2006 में। तो राइट ऑप्शन बनता है ऑप्शन 5, लिखेंगे यहाँ पे $1 मिलियन। नेक्स्ट, इन फेब जीका जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी इन्होंने साइन किया एक ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन ऑफ हाउ मच येन विद इंडिया फॉर 9 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस सेक्टर्स। तो ये 232.209 बिलियन येन का ये ODA था जो कि है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन जो कि जीका के द्वारा दिया गया टू इंडिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेशंस हैव रिसेंटली नोटिफाइड बाय पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एंड पेंशन फंड ये दोनों यहाँ पे अभी रिसेंटली नोटिफाई किए गए बाय PFRDA। मूविंग ऑन, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया वर्ल्ड बैंक के साथ टू इस्टेब्लिश अ ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। तो वो है गोवा। गोवा स्टेट ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया है वर्ल्ड बैंक के साथ टू इस्टेब्लिश अ ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। ठीक, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, किस कंपनी ने रिसेंटली पार्टनर किया 5 इंडियन बैंक्स जो कि है IDBI बैंक, इंडियन बैंक, एक्सिस बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, करूर वैसा बैंक टू इंट्रोड्यूस इंडिया का पहला वर्चुअल ATM। ये जो वर्चुअल ATM होगा मिनिमम विड्रॉल लिमिट 100 होगी, मैक्सिमम विड्रॉल लिमिट पर ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपकी कितनी होगी, वो है 2,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन और जो मंथली लिमिट होगी वो होगी 10,000 रुपीज, राइट। तो ये वर्चुअल ATM के लिए किस कंपनी ने टाई अप किया इन 5 बैंक्स के साथ, वो है पे मार्ट इंडिया ने। नेक्स्ट आ जाता है, किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली अप्रूव किया लोन वर्थ $23 मिलियन टू इंडिया फॉर इंडिया
promoting research and innovation through development of fintech institute at GIFT City in गांधीनगर गुजरात। तो वो कौन सा बैंक या ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अप्रूव किया $23 मिलियन का लोन? वो है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनैलिटीज हैव बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द 58th ज्ञानपीठ अवार्ड? 58th ज्ञानपीठ अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया? ज्ञानपीठ अवार्ड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर दिया जाता है। अभी रिसेंटली संस्कृत के लिए जगत गुरु रामभद्राचार्य एंड उर्दू के लिए संपूर्ण सिंह कारला को यहाँ पे सम्मानित किया गया विद द ज्ञानपीठ अवार्ड। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड था। संस्कृत लैंग्वेज के लिए 2nd टाइम दिया गया, उर्दू लैंग्वेज के लिए 5th टाइम दिया गया। एंड ये संपूर्ण सिंह कारला, इन्हीं को हम गुलजार के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, हु हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट वीमेन टू बी ऑनर्ड विद द घनश्याम दास बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च? ये जो GD बिरला अवार्ड होता है ना, ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड रिसर्च। अभी रिसेंटली वो पहली वीमेन कौन बनी जिनको GD बिरला अवार्ड से सम्मानित किया गया? वो है आदिति सेन दे। ये वो पहली वीमेन बनी है और यही वो पहली वीमेन बनी थी जिनको 2008 में और 2018 में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज से सम्मानित किया गया था, वो भी इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। एंड इनकी फील्ड कौन सी रहा? इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया, ये दिया इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली कन्फर्ड विद द शेवलियर दे लीजन दे ऑनर, दैट इज द नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड। ये आपका होमवर्क रहेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आई विल बी वॉचिंग, मैं देखूंगा किन बच्चों ने कमेंट किया है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर स्पोर्ट्स के ऊपर, काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे स्पोर्ट्स के भी करंट अफेयर। चलिए स्टार्ट करें। पहला, who has won the first master title by defeating Grandmaster Gukesh D of India in the finals of the 86th edition of Tata Steel Chess Tournament? तो कौन है वो है वेन वी यी। ये चाइना से बिलोंग करते हैं। इन्होंने इंडिया के ग्रैंड मास्टर गुकेश डी को हराया और अपना पहला मास्टर टाइटल जीता इन द 86th एडिशन ऑफ द टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट। करेक्ट, वी यी। इसके साथ ही साथ याद रखेंगे अभी ग्रैंड मास्टर आर प्रगनंदा, राइट, ये इंडिया के नंबर 1 चेस प्लेयर बन गए हैं। वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर कौन है? वो है मैग्नस कार्लसन। इंडिया के नंबर 1 प्लेयर पूछा जाए तो आर प्रगनंदा। नेक्स्ट, किस स्टेट ने यहां पे टॉप किया इन द मेडल टैली ऑफ द 6th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स विद 158 मेडल्स इन जैन 2024? तो महाराष्ट्र स्टेट ने यहां पे टॉप किया है 158 मेडल्स के साथ। अगर इन 158 मेडल्स की मेडल टैली में देखें तो 57 गोल्ड रहेंगे, 48 सिल्वर रहेगा एंड 53 ब्रॉन्ज मेडल्स रहेंगे। करेक्ट, एंड यहाँ पे इस मेडल टैली में महाराष्ट्र ने टॉप किया। सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है तमिलनाडु, करेक्ट, एंड थर्ड पे आ जाता है हरियाणा। यहीं पर अगर हम मैस्कॉट की बात करें, मैस्कॉट क्या रहेगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का? तो वीरा मंगाई मैस्कॉट रहेगा। करेक्ट, ये स्टैंड करता है ब्रेव वीमेन। एंड ये हुए कहाँ पे थे? तमिलनाडु में होस्ट किए गए थे आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 6ठा एडिशन। नेक्स्ट, नेम द स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हु हैज बीन रिसेंटली सेलेक्टेड एज अ टॉर्च बियरर टू टेक पार्ट इन द पेरिस 2024 ओलंपिक टॉर्च रिले। तो अभिनव बिंद्रा जो कि एक इंडियन शूटर है, करेक्ट, इनको यहाँ पे सेलेक्ट किया गया एज द टॉर्च बियरर पेरिस ओलंपिक्स 2024 के लिए। ठीक है। नेक्स्ट, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी एंड टॉर्च ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स? तो असम के द्वारा यहाँ पे असम स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोगो, एंथम, मैस्कॉट, जर्सी, टॉर्च लॉन्च किया गया। अगर एंथम मैस्कॉट की बात की जाए, मैस्कॉट क्या रहेगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का? वो है अष्टालक्ष्मी। अष्टालक्ष्मी बेसिकली ये क्या है? एक बटरफ्लाई है एंड इसको यहाँ पे बोला गया ये एक मैस्कॉट रहेगा ऑफ द 4th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का। नेक्स्ट, which of the following countries have declared joint winners of the South Asian Football Federation Under-19 Women's Championship के लिए? तो इंडिया एंड बांग्लादेश ये जॉइंट विनर्स डिक्लेयर करे गए हैं, ऑफ द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-19 वीमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप के। ये 5th एडिशन था इस SAFF अंडर-19 वीमेंस चैंपियनशिप का। करेक्ट, एंड इंडिया एंड बांग्लादेश यहाँ पे जॉइंट विनर्स डिक्लेयर किए गए। किसके द्वारा होस्ट किया गया था? बांग्लादेश कंट्री के द्वारा इसको होस्ट किया गया था।
नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली जीता आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का टाइटल बाय डिफीटिंग इंडिया इन फेब 2024? तो ऑस्ट्रेलिया ने इस टाइटल को जीत लिया है। ये 4th टाइम है कि इन्होंने जीता है। इससे पहले अगर हम देखें तो इससे पहले 1988 में, फिर 2002 में और 2010 में इन्होंने जीता था और अब 2024 में वापस से इन्होंने जीत लिया है। ये 15वां एडिशन है अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का। होस्ट किसके द्वारा करा गया था? इसको होस्ट किया गया था साउथ अफ्रीका के द्वारा। नेक्स्ट, किस मिनिस्ट्री ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया फीफा के साथ ताकि फुटबॉल को प्रमोट किया जा सके इन स्कूल्स अक्रॉस इंडिया? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने यहाँ पे पार्टनर किया है फीफा के साथ ताकि फुटबॉल को हम प्रमोट कर सकें अक्रॉस स्कूल्स इन इंडिया। नेक्स्ट, टू विच कंट्री इंडिया ने रिसेंटली हैंड ओवर किया चेस ओलंपियाड टॉर्च को टू होस्ट द 45वां एडिशन ऑफ चेस ओलंपियाड 2024 इन सितंबर? तो किस कंट्री को इंडिया ने होस्ट किया, हैंड ओवर किया? तो इंडिया ने हंगरी को हैंड ओवर किया एक चेस ओलंपियाड टॉर्च टू होस्ट द 45th एडिशन ऑफ द चेस ओलंपियाड 2024 इन सितंबर 2024। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन? दूसरा, व्हाट इज द सिएरा माद्रे रिसेंटली सीन इन न्यूज? Third, which organization has sanctioned a study on the impact of evaluation of GI products? चौथा, K218B, ये भी न्यूज़ में है, ये क्या है? एंड फिफ्थ, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बिन ग्रांटेड नवरत्ना स्टेटस बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज? तो ये 5 होमवर्क क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।